नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाराबंकी जिले के किसान फूलों की खेती कर रहे मालामाल। प्याज की फसल है महत्वपूर्ण। मृदा परीक्षण वैन कर रही मिट्टी की जांच। ठंड में मुर्गी पालन में बरतें सावधानी। दिसंबर माह में जाने सिंचाई की उपयोगिता। गुलाब की खेती करें व्यवस्थित तरीके से और जाने इस महीने के कृषि कार्यों को। अब समाचार विस्तार से। बाराबंकी जिले के कई किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। इनके फूलों की बिक्री लखनऊ, गोरखपुर और दिल्ली में हो रही है। फूलों की खेती से हर साल ये किसान लाखों कमाते हैं। पिछले 15 साल से ग्लैडोलस, जाफरी और गुलाब जैसे फूलों की खेती कर रहे ये किसान फूलों की खेती को बाकी पारंपरिक फसलों से ज्यादा मुनाफेदार मानते हैं। ग्लैडोलस, गुलाब और गेंदा जैसी कई फूलों की खेती कर रहे इन किसानों का मानना है कि सबसे बढ़िया कमाई ग्लैडोलस से होती है, क्योंकि ये 5 माह में तैयार हो जाता है और एक बार की फसल में 2 से 3 लाख तक की कमाई हो जाती है। इन किसानों के मुताबिक ग्लैडोलस फूल की खेती उन किसानों के लिए अच्छा अवसर है जो कम समय में बढ़िया कमाई करना चाहते हैं। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारत में उत्पादित प्याज की विदेशों में अच्छी मांग है। मात्रा के रूप में निर्यात में प्याज का स्थान पहला है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से करके अच्छी उपज ले सकते हैं, बल्कि गुणवत्ता के साथ निर्यात भी कर सकते हैं। प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ के साथ साथ रबी सीजन में भी प्याज का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इफ्को की मृदा परीक्षण वैन सीतापुर और लखीमपुर जिलों में गांव-गांव जाकर किसानों की मिट्टी की मुफ्त जांच कर रही है और किसानों को उनके खेत की मिट्टी की रिपोर्ट भी उसी दिन दे दी जाती है। ये वैन गांव के उन क्षेत्रों में जाकर किसानों की मिट्टी की जांच कर रही है जहां पर मृदा परीक्षण केंद्र नहीं है। मृदा परीक्षण वैन के साथ गांव में जाकर मिट्टी की जांच कर रहे विशेषज्ञों के मुताबिक इनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच करके रिपोर्ट देना है, ताकि वो जरूरत के हिसाब से ही अपने खेत में उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकें। मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय होने के साथ साथ कम लागत में किया जा सकने वाला और कम समय में लाभ देने वाला अच्छा व्यवसाय है। इस व्यवसाय को करने के लिए अधिक स्थान की जरूरत नहीं होती। अब सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में मुर्गी पालन में कुछ खास बातों का ध्यान रखकर इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसे चूजों को ठंड से बचाने के लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने के ब्रूडर, चद्दर के ब्रूडर, पेट्रोलियम गैस, सिगड़ी, कोयला, लकड़ी के गिट्टे, हीटर आदि की तैयारी चूजे आने के पूर्व ही कर लेना चाहिए। जनवरी माह में ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए इस माह में चूजा घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना जरूरी है। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। शीतकालीन मौसम में दाने की खपत बढ़ जाती है। यदि दाने की खपत बढ़ नहीं रही हो तो इसका मतलब है कि मुर्गियों में किसी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। शीतकालीन मौसम में मुर्गियों के पास दाना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी बातों को अपनाकर मुर्गी पालन से जाड़ों में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। दिसंबर माह में जल की उपलब्धता और फसल की आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। जैसे पहली सिंचाई क्राउन रूट निकलने पर और कल्ले पूरे होने के बीच करें। दूसरी सिंचाई क्राउन रूट निकलते समय और बालियां निकलते समय करें। तीसरी सिंचाई का समय क्राउन रूट निकलते समय और बालियां निकलते समय और दानों में दूध आते समय बढ़िया माना जाता है। चौथी सिंचाई क्राउन रूट निकलते समय, कल्ले पूरे होने पर, बालियां निकलते समय और दानों में दूध भरते समय करें। और पांचवी सिंचाई का समय है क्राउन रूट निकलते समय, कल्ले पूरे होने पर, तने में गांठ बनते समय, बालियां निकलते समय और दानों में दूध आते समय करें। और इसी तरह छठी सिंचाई भी फसल की जरूरत के मुताबिक ही करें। याद रखें, पहली सिंचाई के बाद मिट्टी भुरभुरी होने पर घास पात निकाल दें। और हां, इस मौसम में बीज भंडार में रखने से पहले बीज को पूरी तरह धूप में सुखा लें। गुलाब की खेती में पहली सिंचाई पौध लगने के तुरंत बाद करना आवश्यक होता है। उसके बाद मौसम के अनुसार पौधों की सिंचाई करना चाहिए। जैसे इस समय 15 दिन में एक बार सिंचाई करना काफी है। गुलाब के पौधों की कटाई छटाई के बाद नवंबर से जनवरी तक 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देने की शाखाएं अधिक संख्या में निकलती हैं। इसके बाद जरूरत के मुताबिक निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से बचाने का काम किया जाता है। जनवरी फरवरी माह में लगने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रोजाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरीके से मिश्रण तैयार कर 250 ml प्रति पंप में डालकर फसल में तरबतर कर छिड़काव करते रहें। सब्जियों में टमाटर का प्रमुख स्थान है।
इसके फलों के विभिन्न प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। इसकी खेती वर्ष भर की जा सकती है। टमाटर में विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका उपयोग ताजा फल के रूप में और उन्हें पकाकर डिब्बा बंद करके अचार, चटनी, सूप, केचप, सॉस आदि बनाकर भी किया जाता है। सर्दी के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल से टमाटर की फसल में सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा टपक विधि से सिंचाई करके 60 से 70% पानी की बचत के साथ साथ 20 से 25% उत्पादन अधिक किया जा सकता है। सर्दी की फसल में फल दिसंबर में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और फरवरी तक चलते रहते हैं। इस मौसम में टमाटर की औसत उपज 200 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। संकर किस्मों से ये उपज 500 से 700 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जिले के किसान भी पंजाब और हरियाणा की तरह कम लागत और कम समय में खाली पड़े खेतों में तुलसी की खेती कर मात्र 3 माह में ही प्रति एकड़ 25,000 रुपए तक कमा सकते हैं, बशर्ते उनके अंदर काम के प्रति समर्पण की भावना हो और समय समय पर फसल की देखरेख कर सकें। किसानों को चाहिए कि खाली खेत होने पर 1 एकड़ में तुलसी के 100 ग्राम बीज डालकर 3 माह में फसल को तैयार करें। इसमें केवल 1 पानी की ही जरूरत होती है। खाली पड़े खेतों से किसान की तुलसी का बीज बोकर तुलसी की पत्ती और तेल की बिक्री से 25,000 रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। तुलसी की फसल को खेतों से ही खरीद लिया जाता है। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में गेहूं का भाव 1,635 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बुलंदशहर में 1,590 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो वहीं लखीमपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1,600 रुपए प्रति क्विंटल और सुल्तानपुर की मंडी में गेहूं 1,635 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो इलाहाबाद की मंडी में चावल का भाव 2,275 रुपए प्रति क्विंटल, बुलंदशहर की मंडी में 2,040 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर की मंडी में 2,200 रुपए प्रति क्विंटल और सुल्तानपुर की मंडी में चावल का भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 4,375 रुपए प्रति क्विंटल, बुलंदशहर की मंडी में सरसों का भाव 4,220 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर की किसान मंडी में सरसों का भाव 4,000 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में सरसों 4,220 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में आलू का भाव 1,025 रुपए प्रति क्विंटल, बुलंदशहर की मंडी में आलू 680 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में आलू 820 रुपए प्रति क्विंटल और सुल्तानपुर की मंडी में आलू का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आखिर में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का भाव 1,790 रुपए प्रति क्विंटल, बुलंदशहर की मंडी में 1,810 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर की मंडी में 2,110 रुपए प्रति क्विंटल और सुल्तानपुर की मंडी में टमाटर का भाव अधिकतम औसत भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अब अनुमति दीजिए हमको, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी
और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों, हम अच्छी खेती के साथ अगर अच्छा दुग्ध उत्पादन भी करें तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी भी अच्छी होती है और हमारा परिवार भी खुशहाल होता है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री BR शर्मा, प्रभारी प्रशिक्षण PCDF लखनऊ से। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। विनय जी ने जैसा बताया कि खेती के साथ साथ अगर हम स्वच्छ दुग्ध का उत्पादन करें तो हमारे दुग्ध उत्पादक भाइयों की जहां एक तरफ आमदनी बढ़ेगी, वहां पे हमारे दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है। जी, कहने का मतलब कि ठंडक पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आ रही है। जी। तो जो हमारे दुग्ध उत्पादक भाई हैं, इस मौसम में कौन कौन बिंदुओं पर खास ध्यान रखें? हाँ, देखें, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे दुग्ध उत्पादक भाइयों को कुछ खास बिंदुओं के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी। जैसे इस सर्दी के मौसम में जानवरों में एक रोग होता है खुरपका और मुंह पका। उस रोग के होने की संभावना होती है, तो उसके लिए ये सर्दी का उपयुक्त समय है जबकि टीकाकरण कराया जा सकता है। डॉक्टर साहब, खुरपका मुंह पका उसी रोग को कहते हैं जिसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं या पैरों में कुछ तकलीफ हो जाती है? आपने बिल्कुल सही बताया। इस रोग के दौरान जानवरों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खुरों में खून निकलने लगता है और कभी कभी तो खुर बिल्कुल शरीर से अलग हो जाते हैं। जी। इसके अतिरिक्त जानवरों के लिए जो उनके पेट में होने वाले कीड़े होते हैं, उसके लिए डीवर्मिंग की दवाइयाँ आती हैं। मतलब कीड़े पेट से निकालने के लिए दवाइयाँ आती हैं। तो किसान भाई अपने जानवरों को इन कीड़ों की दवाइयों को खिलाएंगे तो कीड़े के खत्म हो जाएंगे। और साथ ही हमारे दुग्ध उत्पादक भाइयों को एक सावधानी रखनी होती है, जानवरों के छोटे बच्चे होते हैं जी, उसमें इन कीड़ों के होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। आपने बिल्कुल सही बात कही। तो डॉक्टर साहब, जो आपने शुरुआत में बताया खुरपका मुंह पका और जो पेट में कीड़ों की समस्या है, छोटे बच्चों के पेट में कीड़ों की समस्या है, तो किसान भाई सबसे पहले जानना चाहेंगे, किसान भाइयों की तरफ से ये जानना चाहेंगे कि खुरपका मुंह पका ना हो, इसके लिए किसान भाई क्या करें? हाँ, खुरपका मुंह पका जानवरों को ना हो, इसके लिए FMD का एक टीका लगाया जाता है। ये 6 महीने के अंतराल पे साल में 2 बार लगाया जाता है और
इसकी एक निर्धारित मात्रा है, सबकुटिनियसली जानवरों को लगाया जाता है। टीका लगने के बाद एफएमडी के रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने बात बताई किसान भाइयों कि अगर हम रोग ना हो इसका पहले से ही नियंत्रण कर लेते हैं, साल में 2 बार टीकाकरण करा लेते हैं, तो खुरपका मुहपका की संभावना खत्म हो जाती है। अब डॉक्टर साहब आते हैं पेट में कीड़ों की समस्या पर कि अगर पेट में कीड़े हैं तो किसान भाई कैसे पहचाने कि पशु के पेट में कीड़े हो चुके हैं या ना हो, तो इसके लिए क्या सावधानी करें? जो जानवरों का गोबर आता है वो थोड़ा सा पतले रंग का गोबर आता है, पतला हो जाता है, जिससे जानवर भी परेशान रहता है। और जो डीवर्मर की गोलियां आती हैं वो जानवरों को देने से इस रोग का इलाज आपका हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि हम जानवरों का पशु पोषण किस प्रकार से करें। जी, बहुत जरूरी बात है कि जब पशु सेहतमंद रहेगा दूध तो तभी अच्छा देगा। तो खाने पीने का जो पशु का है वो क्या तरीका होना चाहिए, क्या ध्यान रखें उसके खान पान में? किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें। हमारा जानवर 3 काल से गुजरता है। एक वो हमारा जानवर का काल होता है जब वो गर्भ धारण की स्थिति में होता है, दूसरा स्थिति वो होती है जब वो दूध नहीं दे रहा होता है, और तीसरी स्थिति आपकी वो होती है जब हमारा जानवर दूध दे रहा होता है। तो जिस समय जानवर हमारा शुष्क काल से गुजर रहा होता है और गर्भावस्था से गुजर रहा होता है या दूध दे रहा होता है, तो उस समय उनके पशु आहार की मात्राओं में अंतर करना पड़ता है और आपका 2.5 से लेकर के 3 लीटर दूध के ऊपर 1 किलोग्राम अतिरिक्त पशु आहार देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि प्रतिदिन दुधारू पशुओं के लिए 50 से लेकर के 60 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर भी क्या कहते हैं जानवर को दिया जाए, खनिज लवण दिया जाए। इससे जानवर का शरीर स्वस्थ रहता है, वो सही समय पे गर्भाधान के लिए तैयार होता है और स्वस्थ रहता है। डॉक्टर साहब, आपने 3 अवस्थाएं बताई पशुओं की, एक वो जो दूध दे रहा है, एक वो जो गाभिन है, और दूसरा वो जो सूखी अवस्था में, शुष्क अवस्था में है। तो आपने बताया कि तीनों के आहार में अंतर रहेगा, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि दूध देने वाला और न दूध देने वाले जानवरों को हम किस तरह से पोषण आहार दें। जी विनय जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न ये पूछा कि जब हम जानवर के पोषण की बात करते हैं तो ये मात्र पशु आहार तक सीमित नहीं रह जाता है। इसमें हमारे हरे चारे भी शामिल हैं, हमारे सूखे चारे भी शामिल हैं। जैसा इस समय हमारा सर्दी का मौसम है तो विशेष रूप से बरसीम और जई हमारे काश्तकारों के पास है। बरसीम में 15 से 20 दिन के अंतराल पे पानी देते रहने से उसकी वृद्धि लगातार बनी रहती है, और जैसे ही हमारी बुआई के बाद जई 20 से 21 दिन की हो जाती है तो उसमें पहला पानी देना चाहिए। जानवरों को सही तरीके से, चाहे वो शुष्क काल हो या गर्भावस्था का हो या आपका दूध के उत्पादन का हो, हरा चारा, शुष्क चारा और पशु आहार और मिनरल मिक्सचर, इनका एक संतुलित तरीके से क्या कहते हैं उनको दिया जाता है। जी, मतलब उनका एक ऐसा मिश्रण तैयार करके देना चाहिए जो जानवरों को पूरी तरह से पोषण दे और जानवर अच्छा उत्पादन दे। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर दूध देने वाला जानवर है तो उसको हम दाने के रूप में या रात्रि के रूप में क्या दें, खनिज लवण के रूप में क्या दें, चारे के रूप में क्या दें? जी, आपने बिल्कुल सही बताया। बाजार में हमारे पास ISI के बहुत सारे पशु आहार उपलब्ध हैं। 2.5 से लेकर के 3 किलो दूध के ऊपर 1 किलो अतिरिक्त हम पशु आहार की मात्रा देंगे। उदाहरण के लिए अगर हम शुष्क काल में जानवर को 1 किलो पशु आहार प्रतिदिन दे रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए और वो इस समय दूध उत्पादन की स्थिति में है, तो हर 2.5 से लेकर 3 लीटर दूध के ऊपर अतिरिक्त हम पशु आहार की मात्रा उसके अंदर जोड़ते जाते हैं। जी, डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि जो हमारे दूध देने वाले जानवर हैं, ये तो खाने की बात हो गई। अब जो पशु को कुछ पानी देने की भी कुछ सावधानी रहेगी जाड़ों में? आपने विनय भाई जी बिल्कुल बहुत सही सवाल पूछा कि हमारे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए यह भी नितांत आवश्यक है कि जो पानी हमारे दुधारू पशु पिए वो स्वच्छ होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि अगर हम खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं अपने पशुओं के तो दुग्ध उत्पादन हमारा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, एक और समस्या आती है पशुपालक भाइयों की कि जब जाड़ों में बछड़े बछिया हैं या जो नवजात शिशु हैं पशुओं के, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जी, आपने तो अगर जाड़ों में हमारी गाय और भैंस बच्चा देती है तो हम बच्चे की देखभाल कैसे करें? बच्चे की देखभाल के लिए देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्दी के इस मौसम में एक तो उसको हमें ठंड से बचाना होगा। जी, जहाँ पर भी हम उस बछड़े को या कटिया को रखते हैं तो नीचे
पुआल या इस तरीके की व्यवस्था करके रखें कि उसको सर्दी ना लगे। इसके अतिरिक्त आपके जूट के या टाट के बोरे होते हैं, उनसे उनका बिछावन तैयार किया जा सकता है जो उनके शरीर पे ओढ़ा जा सकता है। दूसरी चीज़, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कीड़े जो होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जी, कहा जाता है पेट में केचुआ हो गए। पेट में केचुआ हो गए, सही बात है। तो इन छोटे बच्चों को आपका समय समय पे डीवर्मिंग की दवाइयाँ देते रहना चाहिए। मतलब ठंड से बचाना है, बच्चों के लिए खान पान की ठीक से व्यवस्था करनी है, और जहाँ पे उनको हम बांधते हैं वहाँ पे साफ सुथरा स्थान उनको मुहैया कराया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके रखरखाव पर भी हमें ध्यान देना है, साथ साथ जो उनके पेट में कीड़ों की समस्या है उसको भी दूर रखना है। डॉक्टर साहब, छोटी सी जानकारी और चाहेंगे कि उनकी खुराक या आहार क्या हो जो छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे बच्चे शुरू में तो क्या कहते हैं, अपने माँ के दूध के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसके बाद फिर जो हरे चारे हैं थोड़ा थोड़ा वो खाना शुरू करते हैं जी। और ये सब होने के साथ साथ क्या कहते हैं, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए इन बच्चों का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर, एक बार हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे खास बिंदु हैं जिन पर किसान भाई जरूर ध्यान दें स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के विषय में? बिल्कुल, आज जो हमने बातचीत की उसको संक्षिप्त में इस तरीके से देखा जा सकता है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए जानवर हमारा स्वस्थ हो, जहाँ पे उसको रखा जाता है वो स्थान साफ सुथरा हो, जो हम पानी उनको पिलाते हैं वो ताज़ा हो और साफ सुथरा हो, जो अलग अलग होने वाले रोग हैं उनके लिए हम पहले से ही टीके लगवाने की व्यवस्था करें, हरे चारे की व्यवस्था करें, और हरे चारे में भी इस प्रकार से सूखे चारों का मिश्रण करें कि उससे किसी प्रकार के अफारा रोग की संभावना ना हो। इसके अतिरिक्त जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की मोटी मोटी जानकारी हमने यहाँ पे दी है कि नाखून कटे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, और जो जानवर के थन का दूध दूते समय शुरू की 3-4 धारें होती हैं उनको निकाल के डाल देना चाहिए। और इतना ही नहीं, जानवर के शरीर का दूध निकालने के बाद उनके थनों को अच्छी तरीके से साफ पानी से धो करके, और जीवाणुनाशक घोल आता है उस घोल से थनों को साफ करके और अच्छे से कपड़े से साफ करना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें हम लोगों ने आज स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में अपने दुग्ध उत्पादक भाइयों से की है। जी, शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। खेती किसानी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। सुबह और शाम के समय मौसम में तेजी से बदलाव आया है। रातें और सुबह पहले के मुताबिक ठंडी होने लगी हैं। बात अगर तापमान की करें तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हल्की बारिश के बाद हालांकि धूप निकल आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख बरकरार रखने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और इस वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का अनुमान है। लखनऊ के अलावा वाराणसी का सोमवार को न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर का 12.2 डिग्री सेल्सियस और कानपुर का 12 डिग्री सेल्सियस, इलाहाबाद का 14.2 डिग्री सेल्सियस और झांसी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के हिस्सों में धूप निकलने से तापमान में संतुलन महसूस किया गया है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग निदेशक के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आसमान साफ रहेगा, धूप रहेगी और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज किए जाने की संभावना है। लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज ठंडा हो चला है। पिछले सप्ताह गर्मी के खात्मे के साथ तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा था। लखनऊ के साथ ही मथुरा, आगरा और बनारस आदि शहरों में भी ठंड का असर जारी है।
मौसम का ये मिजाज फिलहाल अभी ऐसे ही बदलाव करता रहेगा। अनुमान है कि एक सप्ताह बाद तापमान में फिर तेजी से कमी दर्ज की जाएगी। अब हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।